हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया। हम सब आजकल क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इससे पहले हम गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चौथा अनुप्रयोग क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले हम अचालक चादर के बीच कैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम इसको समझे हुए थे। आज हम समझे क्या, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। जो बच्चे नए जुड़े होंगे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे उनका छूटा हुआ सिलेबस और जो डेरिवेशन बताया गया है वो कवर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हम इसको चित्र के अनुसार समझते हैं। इसको हम समझते हैं चित्र के अनुसार। यहाँ लिखा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण। हम एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, एक तार ले रहे हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चित्र को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। यहाँ पर ये लिया जा रहा है, ये अनंत तक, नीचे डैश डैश कर दिया गया है। कहने का मतलब डैश डैश मतलब क्या होता है, अनंत तक, ठीक है। और इस पर समान रूप से धनावेश वितरित है। क्लियर है। बीच में क्या दिख रहा है आपका, धन आवेश है। और इस अनंत लंबाई के एक समान जो आवेशित तार है, इसके ऊपर कहने का मतलब यहाँ एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जा रहा है और यहाँ भी क्या लिया जा रहा है, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जा रहा है। क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों नीचे और ऊपर वाला, ये एक समान क्या है, क्षेत्रफल लिया गया है, ठीक है। अगर यही क्षेत्रफल पर कोई आवेश घनत्व लग रहा हो, अगर ये दोनों जो क्षेत्रफल आपको दिख रहे हैं इस पर कोई आवेश घनत्व लग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लैम्डा डी एल। क्लियर है। जब लैम्डा डी एल ये हो गया तो लैम्डा डी एल ए भी हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हम समझते हैं ये लैम्डा है क्या, पहले चित्र को समझ लेते हैं, फिर ये लैम्डा डी एल क्या होता है इसको हम समझेंगे। क्लियर है। ये क्या है, एक समान आवेशित क्या है, ये तार है जिस पर समान रूप से क्या फैला हुआ है, धन आवेश फैला हुआ है। इसके ऊपर और नीचे, कहने का मतलब इसके समान। मान लीजिए यहाँ कोई स्थिर बिंदु ओ हो गया, ओ से ये जो क्षेत्रफल है, इस ओ से ये जो क्षेत्रफल, दोनों समान दूरी पर स्थित हैं। इस दूरी के समान एक यहाँ बिंदु P स्थित है। यहाँ बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया। क्लियर है। ये बिंदु क्या है आपका, बिंदु P हो गया। अब ध्यान से समझते हैं, ये जो बिंदु O है, ये P को O से क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। क्लियर है। O को P से मिला दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये धन आवेश है तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर की तरफ होगा। इसको जब मिलाए, यहाँ से ये हो गया और इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देंगे E1 और इसका नाम रख देंगे कि क्या, E2। क्लियर है। इससे पहले वाले में हम सब लोग सीखे थे कि यदि धन आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की तरफ होगी, यदि ऋण आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर होगी। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है आपका, थीटा कोण बना रहा है। जब ये थीटा होगा तो शीर्षाभिमुख कोण भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा कोण बनेगा। अब इसके बाद क्या किए थे, इनका कर दिए थे वियोजन। क्या कर दिए थे, इनका वियोजन।
यहाँ पर बीच में एक लाइन खींचते हैं हम सब लोग, ठीक है। यहाँ पर P है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P समझिएगा। ये क्या किया, वियोजन कर दिया। वियोजन करना कल हम आपको बताए हुए थे, जिस रेखा पर कोण होगा, जिस रेखा पर कोण होगा, इस रेखा पर क्या बना है, थीटा कोण बना हुआ है। इस रेखा पर क्या है, थीटा कोण बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। और इस पर नहीं बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इस रेखा पर बना हुआ तो क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा यहाँ से, E1 cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं जिस रेखा पर कोण बना होगा वो क्या होगा, cos थीटा होता है। यहाँ पर नहीं बना हुआ तो क्या ले लेंगे यहाँ से, E1 sin थीटा। क्लियर है। तो हम यहाँ समझे क्या कि ये क्या था, ये क्या था आपका, ये क्या था, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार था, ठीक है, जिस पर समान रूप से धन आवेश वितरित है। इसके स्थिर बिंदु O से एक बिंदु P ले लिया गया, इनको आपस में मिला दिया गया। फिर इस एक समान आवेशित तार पर O के समांतर अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है, जिसको हम क्या मान लिया है, लैम्डा DL। फिर इस अल्पांश क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई, इस अल्पांश क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गई। यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, इसके शीर्षाभिमुख कोण ये होता है, ये क्या है, ये भी क्या है हमारे थीटा कोण हो गए। फिर इसका क्या कर दिया गया, वियोजन कर दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि ये बिना फेस का वीडियो है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कहीं से भी अपनी नज़र मत हटाइएगा, क्योंकि नज़र हटा देंगे तो दुर्घटना आपकी घट जाएगी, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब इसका वियोजन किए तो ये इस रेखा पर कोण था, तो यहाँ से E2 cos थीटा हो गया, यहाँ E2 sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं क्षैतिज रेखा क्या होता है, cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, sin थीटा होता है। क्लियर है, ऐसे भी इसको किया गया। अब ध्यान समझते हैं ये लैम्डा DL आया कहाँ से, लैम्डा DL आया कहाँ से, हम इसको समझ लेते हैं कि लैम्डा DL हमारा आया कहाँ से। क्लियर है, चलिए समझते हैं। ये इस पृष्ठ पर जो आपको ये पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ पर यदि रेखीय आवेश घनत्व, क्या, रेखीय आवेश घनत्व, अगर यहाँ से देखेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, क्या लिखा है, रेखीय आवेश घनत्व। ये होता क्या है, ये होता है आपका आवेश बटे लंबाई। क्या होता है, आवेश अपॉन लंबाई। ध्यान दीजिएगा, आवेश अपॉन लंबाई। क्लियर है, आवेश अपॉन लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, इक्वल टू आवेश क्या होता है आपका, Q होता है, लंबाई क्या होता है, L होता है। अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि लैम्डा क्या होगा, या इसको एक प्रकार और लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पर लगा देंगे DQ। D क्यों लगा है, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल की बात ये कर रहा है, इसलिए D लग गया है, अपॉन L क्या है यहाँ पर, DL। D मतलब होता है अल्पांश के लिए, हो गया। क्लियर है, लेकिन इस क्षेत्रफल पर क्या लग रहा है, आवेश लग रहा है। अगर हम यहाँ से ये आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा कितना, DQ इक्वल टू, ये नीचे किस में दिख रहा है, भाग में, इधर आके क्या बन जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा लैम्डा DL। यहाँ से ये वैल्यू निकली थी। क्लियर हो गया, यहाँ से लिया क्या गया था, लैम्डा DL कैसे लिया गया था। चलिए अब बात आगे समझते हैं हम सब। अब यहाँ पर इस आवेशित तार पर हम एक वक्रीय और समतल बेलनाकार की रचना करते हैं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं अगला चित्र आपका। ये क्या है, एक समान
अब क्या दिख रहा है आपको, आवेशित तार है। क्लियर है, एक समान आवेशित तार है जो अनंत तक गया है। ध्यान दीजिएगा कहाँ तक गया है, ये अनंत तक है, जिस पर समान रूप से क्या निकल रहा है, धन आवेश इस पर फैला हुआ है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से करेंगे क्या, एक समान रूप से यहाँ पर हम बेलन का एक वक्र खींच देंगे। क्लियर है। यहाँ से जब खींचेंगे ये और ये, यहाँ से ये बनेगा। क्लियर है। यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ाएंगे और यहाँ से इसे करेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। क्लियर है। इस तार से ये जो बेलनाकार वक्रीय तल दिख रहा है आपको, इसकी दूरी क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, और इसकी लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई स्मॉल एल। यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो गई, एल हो गई। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तल हैं, एक तो वक्रीय तल है, एक तो क्या है, समतल है। कहने का मतलब आपको जैसे ये क्या दिख रहा है आपका, एक स्केच है ना, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है ये गोल गोल, ये क्या है, ये क्या होता है, ये वक्रीय होता है। जैसे आप ये दोनों देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है आपके, ये वक्र हैं, ये क्या हैं, वक्र हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर का क्या दिख रहा है, ये समतल है ना। तो ये दो भाग होते हैं बेलनाकार में। क्या होता है बेलनाकार में, एक तो वक्रीय होता है, एक क्या होता है, समतल होता है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम इस वक्र पर क्या ले लें, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लें। क्या ले लें, अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, और अल्पांश क्षेत्रफल का नाम रख दें क्या हम, पी। क्या रख दें, पी रख दें। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। और इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों ही एक ही दिशा में होगा। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक ही दिशा में होगी, और अल्पांश, ये क्या लिखा है, वेक्टर डी ए, डी ए मतलब अल्पांश क्षेत्रफल की जो दिशा भी एक ही क्षेत्र में होगी। क्लियर है। और हम यहाँ से अगर ले लें, हम इस, ये क्या है आपका समतल है, अगर इस समतल पर हम ले लें अल्पांश क्षेत्रफल, यहाँ से हम इस पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, किस पर ले लें, इस पर हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, तो इसका नाम दे दें क्या, पी डैश नाम रख दें। तो इसके क्षेत्र की दिशा इस साइड में हो जाएगी, और डी ए अल्पांश क्षेत्रफल दिशा क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ तक हम सब लोग समझे। चलिए देखते हैं इसका निगमन हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक अक्षर समझिएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये क्या है, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है, एक संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स लग रहा है, उसकी हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। क्लियर है। तो लिखेंगे संपूर्ण, यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चे। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। ध्यान दीजिएगा, इस पर कुल वैद्युत फ्लक्स किस पे लग रहा है, एक तो पी पर लग रहा है, एक तो किस पे लग रहा है, पी डैश पर। एक तो किस पे लग रहा है, पी डैश पर, एक किस पे लग रहा है, पी पर लग रहा है। तो इससे पहले वाला भी ऐसा किया गया था। यहाँ क्या लिखेंगे, फाई पी प्लस, यहाँ क्या होगा, फाई पी डैश। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। अब किसका सूत्र का यूज करेंगे, हम जानते हैं सूत्र किसका यूज करते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए यूज किया जाए। यहाँ से यहाँ लिखेंगे क्या, फाई ई इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर एक बार इस पर हम निकालेंगे और एक बार फिर इस पर निकालेंगे, नहीं तो करेंगे ना। यहाँ से क्या होगा, लिखेंगे क्या, इंटीग्रल ई डी ए कॉस
आप ध्यान दीजिएगा, इस पर निकाल रहे हैं, इस अल्पांश क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिख रही है आपको ई, और ये डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है, दोनों क्या हैं आप देख सकते हैं एक ही दिशा में, दोनों क्या हैं आपके एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होगा तो यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे मान, यहाँ से cos 0 अंश ले लेंगे, फिर लगा देंगे प्लस। अब इसका काम हो गया यहाँ से ख़त्म। अब इस पर आ जाइए, इस वाले पर। अब इस पर समझते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ से इंटीग्रल ई डी ए कॉस। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल पी डैश का जो अल्पांश क्षेत्रफल है ई, ये क्या है, ये जो वेक्टर ई वेक्टर जो दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षैतिज है और अल्पांश क्षेत्रफल दिशा क्या है ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, आप देख सकते हैं क्या बन रहा है आपका, ये देख सकते हैं 90 अंश बन रहा है ना, यहाँ क्या ले लेंगे 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ से फाई ई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 लिखने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, 1 लिखिए नहीं लिखिए आपकी मर्जी है। प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, इसका काम यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से करेंगे क्या, लिखेंगे फाई ई इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ से ई को बाहर कर रहे हैं, यहाँ से ई को हम बाहर करेंगे तो बचेगा कितना, इंटीग्रल डी ए, कितना बचेगा इंटीग्रल डी ए आपका बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता क्या है, ये जो इंटीग्रल है ये डी ए, इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसका, बेलन का। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर हम देखें यहाँ से एक प्रकार समझें, या कह दिया जाए बेलन का आयतन जो है क्या है समझ सकते हैं, हम जानते क्या है आपका 2 पाई आर एल। 2 पाई तो होता ही है 2 पाई आर, यल क्या है इसकी लंबाई हो गई, यल क्या होगी इसकी लंबाई हो गई। क्लियर है। तो यहाँ से करेंगे क्या, लिखेंगे फाई ई इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे ई, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे इसके जगह कितना लिख देंगे 2 पाई आर एल, इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आगे क्या करेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे गॉस के नियम से, किसके नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से समझेंगे तो क्या होता है फाई ई इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन एफ सालेन 0। अगर हम यहाँ से क्यू निकालें तो आप देख सकते हैं क्यू यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर वाले में, अगर यहाँ से क्यू निकालें क्या लिख देंगे लैम्डा एल, एल नीचे अपॉन इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एल लैम्डा अपॉन एफ सालेन 0। क्लियर है। इसको बना लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है दोनों बराबर हैं, आपस में क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दायां पक्ष को हम बराबर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ई, यहाँ लिखेंगे ई 2 पाई आर एल इक्वल टू, ये बचा एल लैम्डा एफ सालेन 0। क्लियर है। अब हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा तो यहाँ कर दिया जा रहा है, तो यहाँ करेंगे ध्यान दी एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हम यहाँ से ई निकालें क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ई निकालेंगे तो यहाँ बचा क्या 2 पाई आर किस में है, 2 पाई आर किस में दिख रहा है गुणा में इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एफ सालेन 0। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम 2 से ऊपर गुणा कर दें 2 से नीचे भाग कर दें, 2 से ऊपर गुणा कर दें 2 से नीचे भाग कर दें तो देखिए कितना आता है। अगर हम इसमें क्या करेंगे 2 से ऊपर कर देंगे और 2 से नीचे कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा
अपॉन 2 दूना 4 पाई आर एप्सिलॉन 0। इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन को एक साथ लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन को एक साथ लिख देते हैं, और 2 लैम्डा अपॉन आर को इतने साथ लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हुई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है। यहीं पर इसकी वैल्यू पता होती है आपको, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁹ ये तो होती है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख के आंकिक प्रश्न में हम इसके मान निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर इसी को आपको सदिश रूप में लिखना तो क्या लिखेंगे, अगर इसी क्या लिखना है आपको सदिश रूप में तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिखें, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ई ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है सदिश, फिर बचे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, फिर आर के ऊपर क्या लगा देंगे कैप। ये क्या होता है, आर कैप कहाँ से आ गया, आर कैप क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है आर कैप, इकाई सदिश होता है। क्या होता है ये होता है इकाई सदिश होता है। कितना होता है, इकाई एकांक सदिश होता है। ठीक है, इकाई एकांक सदिश होता है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से समझे चीज़ होता क्या है। तो आज ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे पहले जो 3 प्रयोग कराए गए हैं अनुप्रयोग, उसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो कल हम मिलते हैं आंकिक प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।